नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग। टाइम्स स्टार ऑफ भारत पर फिट इंडिया का सुपर हिट बुलेटिन आप देख रहे हैं। आपके साथ खबरों में मैं हूं साक्षी मिश्रा। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं हूं श्रुतिका, आप सभी के साथ में। और आज देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें हम आपको बताने वाले हैं। इसी के साथ में मनोरंजन जगत की क्या है अपडेट और राजनीतिक जगत की क्या है हलचल, हर एक खबर आपके सामने रखेंगे। तो हो जाइए तैयार, शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। शिव भक्तों के लिए बड़ी खबर बता देते हैं। तो आज से बाबा बर्फानी के दर्शन करेंगे श्रद्धालु। तो आज 3 जुलाई है। आज से बाबा बर्फानी के लिए जो दर्शन करने के लिए पहला जत्था निकला था, उन्होंने दर्शन करने की शुरुआत कर दी है और 57 दिन तक ये यात्रा चलने वाली है। तो आपको बता दें कि 4 लाख से ज्यादा भक्तों की तरफ से रजिस्ट्रेशन कराए गए हैं और रजिस्टर्ड भक्त ही बाबा बर्फानी के दर्शन कर पाएंगे। तो पहलगाम से श्रद्धालुओं के पहला जत्था जो है वो रवाना हुआ। बालटाल और पहलगाम से दोनों से यात्रा की जाती है। आज से शुरू हुई 28 अगस्त तक ये यात्रा चलने वाली है। इस बीच सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी देखे गए हैं। तो सीसीटीवी से चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है और सुरक्षा के लिए सुरक्षा बलों की तैनाती भी की गई है ताकि कोई भी चूक ना हो सके। तो 3 लाख से ज्यादा भक्तों ने रजिस्ट्रेशन किया है। कैसे पूरी घाटी हर हर महादेव के जयघोष से गूंजती हुई नजर आ रही है, आपको एक रिपोर्ट भी दिखा देते हैं। बाबा बर्फानी की पवित्र यात्रा शुरू हो चुकी है। आज पहला दिन है और पहले जत्थे को पहलगाम के नुनवन बेस कैंप से प्रशासन ने हरी झंडी दिखाकर पवित्र गुफा की ओर बढ़ने की अनुमति दी है। मेरे सहयोगी शफीक आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाएंगे कि जो श्रद्धालु हैं वो काफी खुश नजर आ रहे हैं। हर हर महादेव और जय बाबा बर्फानी की जो जयकार है उसके साथ जो है ये श्रद्धालु अब नुनवन बेस कैंप से निकलकर पवित्र गुफा की ओर बढ़ेंगे। पहलगाम पहला पड़ाव है इस यात्रा का। पहलगाम ही वो जगह है जहां पर भगवान शिव ने नंदी को छोड़ा था और उसके बाद वो शीशनाग पंचतरणी से होते हुए पवित्र गुफा तक पहुंचे थे। उस पूरे रास्ते में, उस पूरे सफर में भगवान शिव ने कई त्याग दिए थे और पवित्र गुफा के अंदर मां पार्वती को अमर कथा सुनाई थी। साल में एक बार ये यात्रा होती है, तो इसीलिए बाबा बर्फानी के श्रद्धालुओं के लिए काफी महत्वपूर्ण होती है। पूरे साल भर में जो है ये श्रद्धालु तैयारी करते हैं। श्राइन बोर्ड की तरफ से भी कई प्रकार के जो रूल्स रेगुलेशंस है वो सामने लाए जाते हैं। सबसे ज्यादा जरूरी है कि एक श्रद्धालु की जो फिटनेस है वो होनी चाहिए, क्योंकि पहलगाम से पवित्र गुफा तक का जो सफर है वो 32 किलोमीटर है। आपको पहाड़ियां चढ़नी है, पहाड़ियों से होते हुए आप पवित्र गुफा तक पहुंचेंगे, वहां पर बाबा बर्फानी के दर्शन करेंगे। लेकिन जो आप तस्वीरें देख रहे हैं ये पहलगाम के नुनवन बेस कैंप की है और इसी बेस कैंप से ये श्रद्धालु जो है पवित्र गुफा की ओर अपना सफर इन्होंने शुरू किया है। हल्की बारिश हो रही है। फिलहाल पहला पड़ाव इन श्रद्धालुओं का चंदनवारी बेस कैंप होगा और चंदनवारी बेस कैंप में अगर मौसम सही रहता है तो उसके बाद ये श्रद्धालु जो है वो पवित्र गुफा की ओर बढ़ेंगे, शीशनाग की ओर बढ़ेंगे और बाबा बर्फानी के दर्शन करेंगे। इस वर्ष करीब 3.5 लाख से ज्यादा श्रद्धालु ने पहले ही बाबा बर्फानी की यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन की है। उसके साथ साथ हजारों की तादाद में जो श्रद्धालु है वो बेस कैंप्स में पहुंचकर तत्काल रजिस्ट्रेशन की सुविधा भी का भी फायदा ले रहे हैं। उसके साथ साथ प्रशासन ने खासतौर पर केंद्रीय सरकार ने सुरक्षा व्यवस्था को काफी मजबूत किया है। 670 से ज्यादा जो सेंट्रल फोर्सेस की कंपनीज है उनको जम्मू कश्मीर बुलाया गया है। स्नाइपर टीम्स लगाई गई हैं, ड्रोन सर्वेलेंस को काफी मजबूत किया गया है ताकि सुनिश्चित किया जाए कि श्रद्धालुओं को किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। कैमरा पर्सन शफीक के साथ सुहेल, पहलगाम। तो अभी आप हमारे सहयोगी साहिल सोहेल की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देख रहे थे। इस बीच अमरनाथ यात्रा के लिए जा रहे श्रद्धालुओं से खास बातचीत उनके द्वारा की गई है, आपको सुनवाते हैं। हम बहुत ही खुश हैं। आज पहला जत्था पहलगाम से निकल चुका है बाबा अमरनाथ गुफा के लिए। हम सभी लोग जत्थे में आए हैं और उत्तराखंड से आए हुए हैं। तो हमें ये पहली यात्रा है आप लोग? जी हाँ, हमारी पहली यात्रा है। हम काफी उत्साहित हैं और आशा करते हैं कि हम हर वर्ष इधर आए हैं। बाबा के दर्शन करने के लिए बहुत एक्साइटेड है।
करीब 3 साल से वेट कर रहे थे। जब बाबा का बुलावा आया तो अब हम अमरनाथ पहुंच गए और यहाँ की फैसिलिटी सारी सुविधाएं बहुत अच्छी है। बहुत एक्साइटेड है, अब बता नहीं सकते, इतना भावुक है। हम कब जाएंगे, कब दर्शन करेंगे, और बाकी तो बाबा की मर्जी है। जब से रजिस्ट्रेशन हुआ है तो इस दिन का इंतजार में था, अब बाकी आगे बाबा का मर्जी है। और पहले जत्थे में ही आपको अनुमति मिली? हाँ, हमें मिल गया। मैं गुजरात से, बड़ौदा से हूँ। इतना एक्साइटमेंट था, अब 2.5 महीने से राह देख रहे कि कब हम जाएंगे, कब। आज वो घड़ी आ गई, तो अभी ऐसा कब जाएंगे, कब दर्शन करेंगे, बस वही हमारे लिए बहुत है। भगवान की नसीब से हमारी बारिश भी रुक गई। हमारा कोई तो पहले पूर्व जन्म का होगा, वही पुण्य हमको मिल गया। सभी भक्तों से अनुरोध है कि बाबा के दर्शन का लाभ आप भी उठाए, और नहीं उठा पा रहे हो तो यही से मन बाबा बर्फानी का ध्यान करे तो सबका मंगल होगा। हर हर महादेव। व्यवस्था कैसी लगी आपको? बहुत अच्छी व्यवस्था है। प्रशासन ने जितनी भी व्यवस्था भक्तों के लिए चाहिए उतनी व्यवस्था सब दी है। जो अफवाहें फैल यूपी के गाजियाबाद से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। तो यहाँ पर एक गद्दा फैक्ट्री के अंदर भीषण आग लग गई है। तो आग लगने के बाद में दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची, हालांकि अभी तक आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। तो जैसे ही आग लगती है, अफरा तफरी का माहौल यहाँ पर देखा जाता है और आग भीषण थी, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं। तो आग की लपटें आपको नजर आ रही हैं तस्वीरों में। दरअसल गद्दे की फैक्ट्री थी। अचानक से गद्दों ने एक के बाद एक आग पकड़ना शुरू किया, और उसके बाद जो तस्वीरें सामने आई वो आपकी स्क्रीन पर है। तो यहाँ पर दमकल की 10 गाड़ियां मौके पर पहुंचती हैं और आग पर काबू पाने की कोशिश की जाती है। हमें लगभग 9:50 पर फायर स्टेशन ट्रॉनिका सिटी पर सूचना प्राप्त हुई थी। हरिओम कार्टन्स सेक्टर A2, इसमें जो है गत्ता और रोल बनाने का काम होता था, पेपर रोल्स थे, उसमें आग लगी हुई है। तत्काल तीनों गाड़ियां फायर स्टेशन ट्रॉनिका सिटी से, साथ ही वैशाली, बागपत से, साहिबाबाद से और घंटाघर कोतवाली से भी गाड़ियां भेजी गई। टोटल 10 गाड़ियां, जिसमें से 3 वाटर बाउजर और बाकी फायर टेंडर्स घटनास्थल पे लगातार पंपिंग करके आग को काबू किया गया। इस समय तक आग को पूरी तरह से काबू कर लिया गया है। जो रोल्स अंदर सुलग रहे हैं उनको बाहर निकाल के होज रील से पंपिंग करके लगातार कूलिंग की जा रही है। साथ ही जो है इस समय तक आग को पूरी तरह से काबू कर लिया गया और घटना में किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं है और कूलिंग कार्य प्रचलित है। और आग लगने की एक और बड़ी और दुखद घटना देखने को मिली मेरठ में, जहां पर ब्लिंकिट स्टोर में अचानक से आग लग गई और आग बेहद ही भीषण थी। इस दौरान अफरा तफरी का माहौल देखा गया है। आपको बता दें कि धीरे धीरे आग पूरे ब्लिंकिट स्टोर में फैल गई। इसके बाद जब दमकल कर्मी वहां पर पहुंचे तो 1 घंटे की मुशक्कत लगी इस आग के ऊपर काबू पाने के लिए। तो आपको बता दें कि स्टोर के कर्मचारियों ने भागकर अपनी जान को बचाया। 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद में आग पर काबू पाया गया। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये मेरठ की तस्वीरें, सिविल लाइन इलाके की तस्वीरें, जहां पर ये ब्लिंकिट का स्टोर है। अचानक से आग लग गई। अभी तक नहीं पता चला है कि आग कैसे लगी, लेकिन इसको बुझाने में करीबन 1 घंटा लगा है। तो आग की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की 4 गाड़ियां मौके पर पहुंची। दमकल कर्मियों ने करीब 1 घंटे की कड़ी मुशक्कत के बाद में आग पर काबू पाया और आसपास की इमारतों में फैलने से आग को रोका गया। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। खबर आपको मुंबई से बताएंगे, जहां पर बारिश की वजह से सुहाना मौसम तो जरूर हो गया है, लेकिन मुंबई कर्ज की जो मुसीबतें हैं वो बढ़ गई हैं। दरअसल जलभराव की वजह से मुंबई की रफ्तार कैसे थमती हुई नजर आ रही है, आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। मुंबई में जैसे ही मानसूनी बारिश ने बरसना शुरू किया तो सरकारी दावों की पोल चंद घंटों में ही खुल गई। बारिश की वजह से जहां लगभग हर रोड पर कहीं ना कहीं जलभराव दिखा, तो वहीं कुछ जगहों पर ऐसा लगा कि मानो सैलाब सड़कों पर आ गया हो। सड़कों पर घुटने तक का पानी जम गया, अंधेरी सबवे डूब गया, दादरी रेलवे स्टेशन समेत कई स्टेशन की पटरियों पर पानी आ गया है। निचले इलाकों में रहने वाले लोगों के घरों में भी पानी दाखिल हो गया। सड़कें झील सी बनी नजर आईं, जिनमें गाड़ियों की लंबी कतारें रेंगती नजर आई। दरअसल मौसम विभाग ने मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में मूसलाधार बारिश के लिए बीते बुधवार को रेड अलर्ट जारी किया था, जिसका असर गुरुवार को मुंबई में लगभग हर जगह पर दिखा। आईएमडी के मुताबिक मुंबई में आज, कल और परसों यानी रविवार तक भारी बारिश होगी।
मुंबई में हाई टाइड को लेकर भी अलर्ट जारी कर दिया गया है और मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि आज समंदर किनारे ना जाएं, समुद्र में तो बिल्कुल भी ना जाएं, क्योंकि लहरें 4 मीटर से ज्यादा ऊंची होंगी और ये काफी खतरनाक स्थिति होने वाली है। मुंबई में लगातार हो रही बारिश कुछ लोगों के लिए जानलेवा भी साबित हो रही है। मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में बारिश से होने वाले हादसों में अब तक 5 लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें 3 मौत मुंबई और 2 नवी मुंबई में हुई हैं। बुधवार को भी मुंबई के साकीनाका इलाके में एक 60 साल के शख्स की मेन होल में गिरने की वजह से मौत हो गई, जिसके बाद फाइनली बीएमसी की नींद खुली और फाइनली सुरक्षा जाली लगाने में लापरवाही की बात कबूली। इस मामले में जांच कमेटी का गठन कर दिया है, साथ ही 4 इंजीनियर सस्पेंड और कॉन्ट्रैक्टर ब्लैक लिस्ट कर दिए गए हैं। वहीं मेयर ने 10 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया है। और चलिए बात करेंगे हापुड़ की, जहां पर जो आपूर्ति अधिकारी हैं उनकी मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि यहाँ पर जो जानकारी मिली है सहारनपुर से वो ये कि उनकी मां ने एफआईआर दर्ज करवाई थी। क्या कुछ हुआ है आपको दिखाते हैं। अक्सर अपने तेज तर्रार और सख्त रवैये के लिए सुर्खियों में रहने वाली पीसीएस अधिकारी सीमा चौधरी के खिलाफ उन्हीं की मां ने एफआईआर दर्ज करवाई है। जानकारी के मुताबिक हापुड़ की जिला पूर्ति अधिकारी सीमा चौधरी के खिलाफ उन्हीं की मां मुनेश रानी ने सहारनपुर में एफआईआर दर्ज करवाई है। ये एफआईआर डीआईजी सहारनपुर रेंज के आदेश के बाद थाना सरसावा पुलिस में दर्ज की गई है। पीसीएस सीमा चौधरी की मां ने एफआईआर में अपनी बेटी पर फर्जी दस्तावेज तैयार करने, जमीन पर कब्जे की कोशिश, बैंक खाते के कथित दुरुपयोग और धमकी देने जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। मुनेश रानी के मुताबिक उनकी बेटी सीमा चौधरी ने संजीव, राजेंद्र राणा और नरेश कुमार के साथ मिलकर उनकी जमीन हड़पने की साजिश रची और 16 सितंबर 2023 की तारीख को दर्शाते हुए जमीन से संबंधित एक कथित फर्जी रसीद तैयार की गई, जिस पर उनके जाली हस्ताक्षर किए गए। सीमा चौधरी की मां ने यहां तक दावा किया कि हैंडराइटिंग एक्सपर्ट की जांच में रसीद पर किए गए साइन उनके वास्तविक हस्ताक्षरों से अलग पाए गए हैं। इन्होंने मुकदमा दर्ज किया था सर? मुनीश रानी हैं, इन्होंने अपनी पुत्री और अन्य के खिलाफ एप्लीकेशन दिया था, जिसमें जांच की गई और अभियोग पंजीकृत। किस प्रकरण में सर जांच की गई है, क्या मामला था? उन्होंने कुछ फर्जी कागजात बनाने और हड़पने जैसे आरोप लगाए थे, उसी पे जांच हुई और अभियोग पंजीकृत किया गया। सीमा चौधरी की मां ने एफआईआर में यहां तक दावा किया कि उनकी बेटी ने उनके नाम पर बैंक खाता खुलवाया, जिसमें 15 लाख रुपए जमा कराए। उनके मुताबिक इस बैंक खाते का इस्तेमाल कथित रूप से अवैध धन के लेन देन और उसे छिपाने के लिए किया गया। और अब बात कर लेते हैं टीएमसी के अंदर चल रही अंदरूनी खींचतान की, क्योंकि अब टीएमसी के जो दोनों गुट हैं उनमें टकराव होता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल बीते दिन जब चुनाव आयोग के साथ में बागी नेताओं की टीएमसी की मुलाकात होती है तो उन्होंने कहा कि वही असली टीएमसी है। ऐसे में अब ये सवाल खड़े होने लगे हैं कि क्या ममता बनर्जी के साथ में पश्चिम बंगाल में वही होने वाला है जो महाराष्ट्र में उद्धव गुट के साथ में हुआ था। बंगाल में असली टीएमसी कौन? अब क्या ममता से पार्टी भी छिन जाएगी? क्या दीदी से छिनेगा चुनाव चिन्ह? महाराष्ट्र में जो उद्धव ठाकरे की पार्टी के साथ हुआ, क्या वही खेला ममता बनर्जी की पार्टी के साथ होगा? टीएमसी के 2 फाड़ होने के बाद कल पहली बार बागी गुट चुनाव आयोग की फुल बेंच से मिला। बागी गुट ने पहले ही चुनाव आयोग से अपने 10 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल से मिलने की इजाजत ले ली थी। बागी गुट ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से मिलकर टीएमसी की नई राष्ट्रीय कार्यकारिणी को मान्यता देने की मांग की। टीएमसी के बागी गुट ने चुनाव आयोग के सामने दावा ठोक दिया कि हम ही असली टीएमसी हैं। अब बागी गुट को उम्मीद है चुनाव आयोग उनकी मांगों पर जल्द फैसला लेगा। हम लोग ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस है, मेजॉरिटी 2/3 से भी ज्यादा
majority MLAs are with us, corporators are with us, म्यूनिसिपैलिटी का जो काउंसिलर्स है हम लोगों के साथ है, जिला परिषद का मेंबर, जिला परिषद का अध्यक्ष, ये लोग हमारे साथ है। तो मांग का कोई सवाल नहीं है, यही प्रोसेस है। जब भी कोई पार्टी का कोई ऐसा सेशन होता है, कॉन्फ्रेंस होता है, कांग्रेस होता है, तो यही सिस्टम है। तो तुरंत इलेक्शन कमीशन को इत्तला करना चाहिए। तो 22 तारीख हम लोग मिले, 23 तारीख ही हम लोग यहाँ हमारा रिप्रेजेंटेशन भेज के जमा किए थे हमारा चिट्ठी। टीएमसी बागी गुट के नेता और पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष ऋतव्रत बनर्जी के नेतृत्व में 22 जून को कोलकाता में प्रतिनिधि बैठक हुई थी। इस बैठक में टीएमसी के नए अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव हुआ था और टीएमसी के 30 सदस्यीय नई राष्ट्रीय कार्यकारिणी का गठन भी किया गया था। इन सभी बदलावों की जानकारी टीएमसी के बागी गुट ने चुनाव आयोग को दे दी। उधर ममता बनर्जी गुट अभी भी ये मानकर चल रहा है कि पार्टी पर ममता बनर्जी का एकाधिकार है। वो बागी गुट को टुटफुटिया झुंड बता रहा है। तो हम पूछना चाह रहे हैं कि ईसी के अपने नियम के अनुसार सिर्फ अधिकृत प्रतिनिधि मिल सकते हैं, मुलाकात कर सकते हैं चुनाव आयोग के फुल बेंच के साथ। तो ये टुटफुटिया झुंड जो नोवोटेल होटल में बना हुआ है, कोई यहाँ वहां से लोग आकर के एक झुंड बनाए हैं, ये झुंड कैसे इनके साथ चुनाव आयोग का फुल बेंच किस बुनियाद से इस चुटपुटिया झुंड के साथ मुलाकात की है? तो हम ये पूछना चाहते हैं और जाहिर है, साफ है कि ये बीजेपी की साजिश है, अमित शाह की साजिश है और ये चुनाव आयोग अमित शाह के इशारे पे ही काम कर रहा है। उनको सड़क में बैठ के, सड़क पे खड़े होके छाती फाड़ फाड़ के कहना पड़ता है कि हम असली है, हम असली है। ममता बनर्जी और कालीघाट तो कहीं नहीं गई है। ममता बनर्जी जी तो यहीं पे है, कालीघाट तो यहीं पे है, हम लोग तो यहीं पे हैं। हमको तो बाहर जाके वकालतनामा देना नहीं पड़ रहा है, एफिडेविट नहीं साइन करना पड़ रहा है। ममता बनर्जी को इतने बुरे दिन नहीं आए ममता बनर्जी जी को कि उनको अभी जाके वैनिश कुमार के पास बोलना पड़े कि हम असली तृणमूल है, हम ममता बनर्जी है। ये जो नकली है, जो गद्दार है, वो जाके करे, जो करना है करेगी। चुनाव आयोग ने तृणमूल कांग्रेस के दोनों गुटों को लेटर लिखकर 6 जुलाई तक शाम 5:30 बजे तक अपने अपने दावों के समर्थन में दस्तावेज जमा कराने को कहा है। बंगाल में हूबहू महाराष्ट्र वाली स्क्रिप्ट लिखी जा रही है। सियासी पिक्चर का वही सीन बंगाल में रिपीट हो रहा है जो 4 साल पहले महाराष्ट्र में हो चुका है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बता देते हैं। एसआईटी की जांच को अब और ज्यादा तेज कर दिया गया है। तो फिलहाल जो बयान 2 अन्य लोगों के दर्ज कराए गए थे, उनके साथ में मिलान किया जा रहा है चंपत राय के बयानों का और पूछताछ लगातार एसआईटी की टीम की जारी है। तो ऐसे में जो एसआईटी की इन्वेस्टिगेशन है उसे आगे बढ़ाया जा रहा है और जो दायरा है उसे भी बढ़ा दिया गया है। आपको ये भी बता दें कि चंपत राय ने एकांतवास में जाने का ऐलान किया था और उसके बाद में बंद कमरे में लगातार जो एसआईटी की टीम है, हालांकि वो वहां पर पहुंच के चंपत राय से बयान दर्ज करवा रही है। कब बता दें कि अलग अलग बंद कमरों में पूछताछ की जा रही है। एसआईटी की टीम ने अनिल मिश्रा, गोपाल रॉय से पूछताछ की है और आज भी एसआईटी की टीम पूछताछ करने जा रही है। तो देखिए, चाहे वकील समाज हो या फिर संत समाज हो, वो भी अब मुखर तौर पर सामने आ गए इस पूरे मामले को लेकर। वहीं दूसरी तरफ चंपत राय और गोपाल राव दोनों से बंद कमरे में पूछताछ एसआईटी की टीम की जारी है। और ये जो पूछताछ की जा रही है एसआईटी की तरफ से, ये कोई 1 या 2 घंटे की नहीं है, बल्कि देर रात तक पूरी पूछताछ का दौर चलता रहा और आज भी यही उम्मीद की जा रही है कि इसी तरीके से पूछताछ होगी। करोड़ों करोड़ों सनातनियों की निगाहें इस समय अयोध्या में हो रहे जांच एजेंसियों, पुलिस टीम के एक्शन पर है और हर पल वहां कुछ नया हो रहा है। और इस समय जांच एजेंसियां जो कर रही हैं, उसका कैनवास बहुत बड़ा है। चढ़ावा चोरी समेत जमीन घोटाले के आरोपों को लेकर लगातार संबंधित लोगों से एसआईटी की टीम पूछताछ कर रही है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी केस में एक बार फिर से एसआईटी की एंट्री हो चुकी है। गुरुवार को दोपहर 2 बजे लखनऊ से एसआईटी की टीम अयोध्या पहुंची और गेट नंबर 11 के रास्ते राम मंदिर परिसर के अंदर दाखिल होती है। कहा यह जा रहा है कि लगभग 11 घंटे तक मंदिर ट्रस्ट के जो अलग अलग पदाधिकारी हैं और इसके अलावा जो जिम्मेदार लोग थे, उनसे पूछताछ की जाती है।
एसआईटी की टीम दूसरे दौर की जांच के लिए अयोध्या के राम मंदिर परिसर में है। राम मंदिर परिसर स्थित यात्री सुविधा केंद्र में एसआईटी की टीम ने अनिल मिश्रा और गोपाल राव से पूछताछ की। सूत्र बता रहे हैं कि गुरुवार को कई घंटे पूछताछ हुई, आज भी पूछताछ हो सकती है। एसआईटी की टीम ट्रस्ट की ओर से खरीदी गई जमीनों से जुड़े दस्तावेजों की जांच कर रही है। जब दूसरी बार एसआईटी की टीम यहां पर पहुंची है तो एसआईटी के निशाने पर जमीन की खरीद फरोख्त से जुड़े वो तमाम दस्तावेज हैं जो जिसे लेकर तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं। दरअसल हाल के सालों में मंदिर ट्रस्ट की ओर से तमाम जमीनें खरीदी गई थी, जिसे लेकर अब कहीं न कहीं सवाल उठ रहे हैं। कहा यह जा रहा है, आरोप ये लग रहे हैं कि मंदिर ट्रस्ट की ओर से जो कम कीमत की जो जमीनें थी उनको ज्यादा कीमत देकर खरीदा गया था। तो अब ऐसे में जो खरीदार थे जिनसे जमीनें खरीदी गई थी और इसके अलावा जो तमाम कागजात हैं उन जमीनों के संबंधित, उसको लेकर अब एक तरीके से पूछताछ की जा रही है। जमीन खरीद फरोख्त की पूरी प्रक्रिया को खंगाला जा रहा है। सौदों से जुड़े गवाहों से भी पूछताछ हो रही है। इसके अलावा जमीन खरीद से जुड़े सभी बैंक खातों और वित्तीय लेन देन की भी जांच जारी है। एसआईटी की टीम ने अनिल मिश्रा, गोपाल राव और चंपत राय से अलग अलग बंद कमरे में पूछताछ की है। दरअसल एसआईटी इन तीनों के बयानों का मिलान कर ये जानना चाहती है कि क्या आपस में कोई कोऑर्डिनेशन था, कौन क्या छुपा रहा है और क्या सही बता रहा है। एसआईटी जानना चाह रही है कि गोपाल राव और अनिल मिश्रा ने जो बयान दिए हैं उन पर चंपत राय का क्या कहना है। चंपत राय इन बयानों को कैसे देखते हैं। इन लोगों से जो सवाल हुए हैं सब आगे आपको एक एक करके बताएंगे। जब राम मंदिर की बात होती है तो करोड़ों लोगों का विश्वास राम मंदिर में है और ऐसे में जब से चढ़ावा चोरी का मामला सामने आया है तब से एसआईटी पूरे उस प्रबंधन से बात कर रही है जो इस पूरे मामले से जुड़े हो सकते हैं। एसआईटी की टीम ने अनिल मिश्रा के साथ में भी बंद कमरे में बातचीत करी है। क्या सवाल जवाब किए गए हैं, आपको दिखाते हैं पूरी खबर। अयोध्या राम मंदिर परिसर में एसआईटी की टीम ने सबसे पहले श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा से पूछताछ की। नव भारत को सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिली है उसके अनुसार एसआईटी की टीम ने अनिल मिश्रा से सवाल पूछे। दान की गिनती कैसे होती है, काउंटिंग के बाद कैश को बैंक कैसे पहुंचाया जाता था, काउंटिंग में कौन कौन लोग शामिल थे, काउंटिंग के बाद बैंक तक पहुंचाने की प्रक्रिया में कौन कौन शामिल होते थे, प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड उस दौरान क्या करते थे, दान पात्र में जो सोने चांदी की ज्वेलरी मिलती थी उसका क्या होता था, उसे बैंक तक कैसे पहुंचाया जाता था, ज्वेलरी मिलती थी उसका क्या होता था। एसआईटी की टीम ने अनिल मिश्रा से काउंटिंग से लेकर बैंक के चेस्ट तक कैसे पहुंचाने की प्रक्रिया को जाना। जानकारी ये भी मिल रही कि चढ़ावा चोरी के पूरे मामले को लेकर एसआईटी की टीम ने गोपाल राव से भी बातचीत कर ली है और ऐसे में बंद कमरे में उनसे क्या क्या सवाल जवाब किए गए हैं आपको दिखाते हैं। एसआईटी की टीम ने गोपाल राव से भी कई घंटे सवाल पूछे। सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक चढ़ावे का रिकॉर्ड कैसे रखा जाता था, सोने चांदी और आभूषणों का रिकॉर्ड कैसे रखते थे, आभूषणों की गिनती, सत्यापन और रखरखाव की प्रक्रिया क्या थी, रिकॉर्ड ट्रस्ट के रजिस्टर और खातों में दर्ज किया गया, चढ़ावे की निगरानी और सत्यापन की जिम्मेदारी किन किन लोगों की थी, जमीनों की पहचान, सत्यापन और खरीद की प्रक्रिया कैसे तय की गई, किन अधिकारियों या सदस्यों ने खरीद प्रक्रिया में हिस्सा लिया, जमीन खरीद के लिए मूल्य निर्धारण किस आधार पर किया गया, खरीद फरोख्त के दौरान लगाए गए कथित कमीशन के आरोपों के संबंध में उनका क्या पक्ष है, सभी दस्तावेज और भुगतान प्रक्रिया निर्धारित नियमों के अनुसार हुई या नहीं। दरअसल गोपाल राव की जिम्मेदारी महंगे आभूषण और चढ़ावों को संभालने की थी। इसके अलावा मंदिर बनाने के वक्त जब ट्रस्ट तमाम जमीन खरीद रहा था तब भी गोपाल राव की भूमिका सबसे अहम थी। जमीनों की खरीद फरोख्त में भी कमीशनबाजी का आरोप लगा है, लिहाजा एसआईटी ने गोपाल राव से जमीनों के खरीद फरोख्त के बारे में पूछताछ की।
एसआईटी की टीम की तरफ से पूछताछ की जा रही है और ऐसे में चंपत राय से भी सवाल जवाब किए गए हैं। और देखिए, चंपत राय की गिरफ्तारी को लेकर, जुर्माने को लेकर बीते दिन वकीलों ने भी बड़े स्तर पर प्रदर्शन किया था, लेकिन फिलहाल एसआईटी की टीम अपने तरीके से पूछताछ को आगे बढ़ा रही है। उनका दायरा अलग तरीके से चल रहा है और इसी कड़ी में बयानों का मिलान कैसे किया जा रहा है, आपको पूरी खबर दिखाते हैं। राम मंदिर चढ़ावा चोरी हो या फिर जमीन घोटाला, इन सब मामले में जो भी सवाल उठ रहे हैं उन सब के केंद्र में चंपत राय का नाम है, क्योंकि वो राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव रहे हैं। चंपत राय एकांतवास में हैं, सार्वजनिक तौर पर वो इन दिनों बाहर नहीं आ रहे हैं, लेकिन सूत्र बता रहे हैं कि वो अयोध्या के रामकोट स्थित तीर्थ भवन क्षेत्र में ठहरे हैं। हमारे संवाददाता आशुतोष सिंह वहां पहुंचे। सूत्र जो बता रहे हैं, चंपत राय फिलहाल अयोध्या के इसी रामकोट के तीर्थ क्षेत्र भवन में हैं और पिछले 15 से 20 दिनों से वो यहीं पर रह रहे हैं और यहीं से वो बाहर निकलते हैं और इसके बाद पुलिस या फिर जो एसआईटी की टीम है उनके सवालों का जवाब देते हैं, लेकिन वो सार्वजनिक तौर पर बाहर नहीं आ रहे हैं, न मीडिया का जवाब दे रहे हैं, न ही लोगों से मिल रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि चंपत राय इस वक्त एकांतवास में हैं और कहीं न कहीं जो उनको लेकर आरोप हो रहे हैं उनको लेकर मंथन कर रहे हैं। सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक एसआईटी की टीम ने गुरुवार को फिर से चंपत राय से सवाल पूछे, क्योंकि एसआईटी की टीम ने जो अनिल मिश्रा और गोपाल राव से सवाल पूछे उनका मिलान चंपत राय के जवाबों से करना था। एसआईटी की टीम जानना चाह रही थी कि गोपाल राव और अनिल मिश्रा ने जो बयान दिए हैं उन पर चंपत का क्या कहना है। चंपत राय इन बयानों को कैसे देखते हैं? एसआईटी तो अपना काम कर ही रही है, कई सारे खुलासे हो ही रहे हैं, हम सबके सामने जो आ भी रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ टाइम्स नाउ नवभारत पर एक अंदर के आदमी ने कुछ विस्फोटक जानकारियां दी है। तो आपको बता दें कि ट्रस्ट का ये पूर्व कर्मचारी है रविंद्र, इन्होंने टाइम्स नाउ नवभारत से एक्सक्लूसिव बातचीत की है। क्या कुछ राज उनकी तरफ से बताए गए हैं, आपको दिखाते हैं। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में हर दिन नए नए खुलासे हो रहे हैं। इसी बीच नवभारत संवाददाता मनीष यादव ने ट्रस्ट में और दान पेटियों की जहां कैश की गिनती होती थी उसमें काम करने वाले पूर्व कर्मचारी रविंद्र से फोन पर बातचीत की है। रविंद्र ने जो खुलासे किए हैं उसे सुनकर आपका दिमाग हिल जाएगा। अच्छा, तब तो चंपत जी को भी जानकारी हुई होगी फिर तो? जी, अब इसके बारे में तो परमात्मा बता सकते हैं, उसी राम जी जाने कि किसको जानकारी थी किसको जानकारी नहीं थी। नहीं, मतलब जो शिकायत, जैसे शिकायत अगर सूर्यकांत जी को की गई तो सूर्यकांत जी ने अपने ऊपर वाले लोगों को बताया होगा, तो चंपत जी तक तो पहुंचा ही होगा। जी, अब पता नहीं पहुंचा कि नहीं पहुंचा। वहाँ का काम सर जो था एकदम बहुत ढील बहुत लापरवाही से। आपको मैं बताऊं कि एक पुलिस चौकी के अंदर में कमरा था, कमरे के अंदर कैश काउंटिंग चलती थी, कोई पेशाब करने जा रहा है, कोई मतलब वॉशरूम जा रहा है, वहाँ आओ जाओ निकलो अंदर आओ, कोई चेकिंग नहीं, कोई कुछ नहीं, बस एक आम आदमी का काम होता है वैसे काम होता था। अपनी मनमानी थी, जिसको जो करना था वो जो है कि ये लोग उसमें इनके खर्चों से जब इनके खर्चे बढ़ने लगे जी तो ये लोग जी तभी इसी से हमें पता चला कि जो है कि ये लोग गड़बड़ कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज और बताइए रविंद्र जी कि ये तो आपके सामने, मतलब आपको अंदेशा था, आपने भी शिकायत की, कैसे, मतलब इनका तरीका क्या था, कैसे पैसे पार करते थे ये लोग? सर अब आपसे मैं क्या बताऊं सर, क्यों नहीं, थोड़ा सा देखिए, मतलब इस वजह से कि क्या, मतलब तरीका क्या रहता होगा। बड़ी दिलचस्पी है कि भाई कैसे कैमरे को एक तो बाईपास करना है और बाकी लोग भी हैं, उनसे भी नजरें छिपानी है, तो कैसे संभव हो पाता था ये? सर अभी इस चीज को तो मैंने नहीं देखा, लेकिन जो है कि कल जो था कैमरा तो मुझे लगता है काम नहीं करता था, वो नहीं दिखा सकता था मुझे। तो ये क्या जेबों में भर के ले जाते थे या पहले से कहीं छिपा लेते थे और बाद में कोई आके निकाल ले गया, या वॉशरूम के बहाने गए तो वहां से पैसे ले लिए, मतलब कैसे करते थे? इस चीज को मैं बहुत नहीं बता पाऊंगा कि ये लोग कैसे निकालते थे। हाँ, ये था कि ये लोगों के हाव भाव से खर्चे ये पता लगती थी कि ये लोग चोरी करते हैं, अब जेब में घर के लेके जाते थे और क्या।
तो ये कहीं रखते होंगे, जो जैसे बाथरूम से बरामद हुए थे तो कहीं छिपा के रखते होंगे ये लोग? हाँ जी कहीं अब जैसे लेके जा रहे हैं फिर वापस आ रहे हैं तो कहीं छिपा दे तो जरूर दे। अगर उनके पीछे कोई लगा ना कुछ हुआ। रविंद्र ने यह भी बताया कि उसने भी वहां पर दान पेटी का सुपरवाइज करने वाले हिमांशु को इस बात की जानकारी दी, लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ। रविंद्र वहां से काम छोड़ चुका है। इसके दावों में कितना दम है, नवभारत इसकी पुष्टि नहीं करता, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो बता रहा है उसमें कुछ तो दम होगा ही। चढ़ावा चोरी का मामला जब से सामने आया है तब से तेजी से इस पूरे मामले में जांच की जा रही है और कई बड़े राज भी खुल रहे हैं। लेकिन आप सोचिए, देखने वाली बात यहाँ पर ये है कि ये मुद्दा इतना ज्यादा बढ़ा भी इसलिए दिया गया है क्योंकि 2027 के चुनाव आने वाले हैं। ऐसे में राम के ऊपर राजनीति करने का जो मसला है वो तो पुराना चला आ रहा है, लेकिन क्या ये नया मसाला अब दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज को मिल गया है? आपको दिखाते हैं। एक तरफ तो राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में एजेंसियां और पुलिस की जांच जारी है, दूसरी तरफ इस पर सियासत भी जबरदस्त हो रही है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने लगातार इस मुद्दे को लेकर बीजेपी और योगी सरकार पर हमला किया। इस बार भारतीय जनता पार्टी को न चंदा मिलने जा रहा है, न भारतीय जनता पार्टी को दान मिलने जा रहा है, न चढ़ावा मिलने जा रहा है और न वोट मिलने जा रहा है। इसीलिए हर बात को दबाने के लिए कैसे डराएं, धमकाएं, क्या रास्ता निकालें, कैसे किसी के ऊपर कोई कहानी बना करके बता दें कि उन्हीं का रिश्तेदार है कोई। समाजवादी पार्टी के साथ कांग्रेस भी राम मंदिर में चढ़ावा चोरी मामले को लेकर एक्टिव है। कांग्रेस ने मामले में पीएम मोदी की चुप्पी पर सवाल उठाते हुए कहा कि पीएम की चुप्पी बीजेपी के दोहरे रवैये को उजागर करती है। कांग्रेस के महासचिव केसी वेणुगोपाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर राम मंदिर चंदा चोरी मामले को लेकर पत्र भी लिखा है। Moral responsibility to act upon this, because he became the prime minister. One of the reason is the Ram temple issue, isn't it? Now, biggest step happened. You are keeping mum. You are keeping silent. This is clearly exposing the double standard of BJP. उधर वीएचपी के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार का कहना है कि सत्य तक पहुंचने के लिए एसआईटी को हर एंगल पर जांच करनी चाहिए। वीएचपी उसका स्वागत करती है। जांच के सत्य को प्राप्त करने के लिए जो कुछ भी जांचना जरूरी हो, एसआईटी को जांचना चाहिए। हमें कोई आपत्ति नहीं। पुलिस की जांच में, एसआईटी की जांच में वो जो कुछ उचित समझते हैं उसकी जांच करें, हम स्वागत करेंगे।